Hello students, here is the video of class 8 science, and this is going to be a revisional video, and in this video we are going to revise chapter 11, and you all know very well that the name of the chapter is force and pressure. So first of all we will talk about the force, then we will discuss the term pressure. What is force? Force is defined as a push or pull, and you cannot see it, only you can feel it. Whenever you move any object away from your body, then what do? You push that object. And when you want to move any object towards your body, then what you do? You pull that object. And sometimes you do both, push and pull, like you can see here. For playing a guitar, what we do, we push and pull the strings to play the guitar. And sawing wood, when we cut a wood with the saw, then we push and pull the saw again and again to cut that wood. Scrubbing the floor, to scrub the floor, what do? We pull and push. Rowing a boat, for rowing a boat we pull and push, and so that the boat can move on the water. So force is nothing but push or pull, and it is very helpful in our daily life. We do so many things by using this force. Now force are due to interaction. Why do force occur? The force occurs due to the interaction of an object to the other object. जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करता है तो ही फोर्स अप्लाई होता है. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार, द कार डजंट मूव इफ ही पुशेस द कार. He applies force and the car begins to move in the direction of the applied force. अगर ये इंसान जो कार के पीछे खड़ा, अगर चुपचाप वो खड़ा रहे तो कार आगे नहीं बढ़ेगी. लेकिन जब वो क्या करता है, ही अप्लाइज द फोर्स, वो कार के ऊपर फोर्स लगाता है. मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इंटरैक्शन होना चाहिए. ठीक है, तब फिर ये कार जो है वो फोर्स की वजह से आगे की ओर मूव करने लगती है. तो फोर्स के अक्रेंस के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन का होना ज़रूरी है. एक्सप्लोरिंग फोर्स. If two forces act on a body in the same direction, the net force is the sum of the two forces. अगर कोई दो फोर्स है और किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है एक ही सेम ही डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों फोर्स का सम. दोनों फोर्स को आपको कंबाइन करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉक्स पर दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, F1 एंड F2. ठीक है, तो नेट फोर्स के लिए आप क्या करेंगे? F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फोर्स कंप्लीट टोटल फोर्स इस पर कितना लगाया जा रहा है. एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगाया जा रहा है, तब आप इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे. अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय द एडिशन. अगर अनबैलेंस फोर्स है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाया जा रहा है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो अगर आप इसका टोटल फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? F2 माइनस F1. तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द फोर्स, total force. The effect on the object depends on the net force acting on it. और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि किस फोर्स का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है. ठीक है, तो
नेट फोर्स उसी पे डिपेंड करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा. सो द फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट का मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है और उस पर आप फोर्स लगाते हैं देन विल इट स्टार्ट टू मूव. तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रुकी हुई चीज़ को मूव करवा सकता है. इट कैन कॉज मूवमेंट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसको फोर्स लगाकर हम रोक सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल मूव करती हुई उसकी तरफ आ रही थी तो उसने फोर्स लगाकर उस फुटबॉल के मूवमेंट को रोक दिया. और यहाँ पर इस रुकी हुई कार को ये इंसान जो है पुश करके फोर्स लगाकर इसको मूव करवा सकता है. तीसरा देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है उसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स. अगर तेज़ चल रही तो धीमा कर सकते हैं, धीमे चल रही तो तेज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप करते हैं व्हेन यू राइड द बाइसाइकिल. जब आप बाइसाइकिल चलाते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द पैडल, तो आपकी बाइसाइकिल की जो मूवमेंट होती है वो तेज़ हो जाती है. और जब भी आपको बाइसाइकिल की जो स्पीड है कम करनी होती है तो आप फोर्स लगाते हैं ऑन द ब्रेक, और उससे आपका जो साइकिल का स्पीड है वो कम हो जाता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स से आप किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैट्समैन जो है वो अपने बैट से इस बॉल पर फोर्स लगाएगा और उस बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, बॉल जो है वो सामने से आ रही होगी, लेकिन वो अपने बैट से जब फोर्स अप्लाई करेगा बॉल पर तो बॉल का डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स लगाकर आप किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रोटी को रोल किया जा रहा है, तो रोटी को रोल करने से पहले रोटी को जब रोल किया जा रहा है तो अप्लाई क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है उसको, जिससे कि रोटी जो है उसका शेप बन रहा है. और these are the examples by which you can understand that what kind of effects can be seen by the application of force. कोई भी फोर्स एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकता है ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेच और रबर बैंड. जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन आप उसको छोड़ देंगे वापस अपनी वो शेप को रिटेन कर लेता है. इसी तरीके से स्पॉन्ज में भी आप देखते हैं, स्पॉन्ज को जो आप पुश करते हैं तो ये अपना शेप चेंज कर देता है, और जब आप इसको रिलीज़ करते हैं तो ये फिर अपने शेप में आ जाता है. स्क्वीज़ अ स्प्रिंग को अगर स्क्वीज़ करेंगे तो उसका कुछ शेप साइज चेंज होगा, और अगर आप उसको रिलीज़ करेंगे तो वापस अपने कंडीशन में, प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगी. An object that will return to its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted and stretched is elastic. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अगर आप प्रेस करते हैं या स्क्वीज़ करते हैं या ट्विस्ट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और जब आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं तो वापस वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाता है. तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक. इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल. ड्रॉप अ ग्लास. एक ग्लास को अगर आप गिरा दीजिए, या टीयर अ पीस ऑफ पेपर, पेज को फाड़ दीजिए, या क्रश एन एम्प्टी बॉटल कैन, किसी एम्प्टी कैन को आप क्रश कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएंगे. दे विल नॉट रिटर्न इनटू देयर एक्चुअल कंडीशन. तो ऐसी चीज़ों को हम इनएलास्टिक बोलते हैं.
An object that will not return to its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted, and stretched, it is called inelastic. Now you can understand the elastic object and inelastic object, and you can know the example as well. ठीक है, ये जो स्पॉन्ज है, रबर बैंड है, स्प्रिंग है, दीज आर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, एंड ग्लास, पीस ऑफ पेपर, एम्पटी कैन, दीज आर द इनइलास्टिक थिंग्स. नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनको एग्जर्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट का होना ज़रूरी है. दे नीड कांटेक्ट टू एक्सर्ट द फोर्स. अ फोर्स exerted by one object on another when they are in contact with each other. Like they are of two types, muscular force and force of friction. Non-contact force वो forces होते हैं, those forces exerted by one object on another without any contact with each other, जो बिना कांटेक्ट के ही एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट हो सकता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स. इसके 3 टाइप्स आप पढ़ेंगे: मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. Now let's see these forces one by one. First of all, we will see the contact force, and so the first contact force is muscular force, and muscular force is the force exerted by the muscles of our body. Muscular force वो force होता है जो हमारी muscles के through exert किया जाता है. When we do so many activities, physical activities, then we use our muscles to exert force. कुछ animals जो जैसे कि bullocks, horses, camels, donkeys, elephants, they also use muscular force to perform various tasks. जैसे कि आप इस घोड़े गाड़ी में और ये कैमल कार्ट में देख सकते हैं कि हम गाड़ियों को पुल कर रहे हैं बाय यूजिंग द हॉर्सेस एंड कैमल. नेक्स्ट इज सेकेंड काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over surface. जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सरफेस में हो और उसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या दोनों मूव कर रहा हो, तो दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जो उस मोशन को क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरली opposes the motion. Like a ball rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to the force of friction. एक कोई बॉल है वो अगर फ्रीली रोल डाउन कर रही है, मूव कर रही है सरफेस पे, तो आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे रुक जाती है. कैसे वो अपने आप कैसे ऑटोमेटिकली रुक जाती है? क्योंकि उसके सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो फोर्स उसको रोक रहा है. If we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and comes to a stop due to friction, force of friction. ये एक और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जब हम बाईसाइकिल में पेडलिंग नहीं कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके वो साइकिल अपने आप क्या हो जाती है, रुक जाती है. एंड दिस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन. जो रोड और आपके बाईसाइकिल के पहिए के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है जो आपकी साइकिल के मोशन को रोक रहा होता है, दैट इज़ फ्रिक्शन. Now the next we'll talk about the non-contact forces. The first one is magnetic force. Magnetic force वो force है जो magnets के through exert किया जाता है. आप जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एंड रिपल्शन भी होती है. जब सेम पोल जो होते हैं वो पास में आते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं. और जब अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे के नियर आते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक यू कैन सी नॉर्थ साउथ पोल, दे पुल each other. Okay, and here is it is also south and north,
but when the poles are alike, like here it is north and north and it is south and south, then they repel each other. और आप जानते हैं कि मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस फोर्स को, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेट के थ्रू एग्जर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force is the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body। जब भी कोई चार्ज बॉडी होगी तो किसी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग विद पेपर अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रॉ। जब हम प्लास्टिक स्ट्रॉ को किसी पेपर से रब करते हैं तो वो प्लास्टिक स्ट्रॉ जो होता है वो चार्ज हो जाता है, उस पर चार्जेस आ जाते हैं, जैसे कि वो किसी दूसरी प्लास्टिक स्ट्रॉ को रब अट्रैक्ट करता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ द नेक्स्ट विल सी द थर्ड काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is the force exerted by the earth on all object, and it is a kind of pull that attracts all the objects by the earth। ये एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के थ्रू लगाया जाता है सारी चीज़ों पर, और ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। You can understand this by these example, like a coin or pen falls down when it slips off your hand। जब भी आपके हाथ से कोई सिक्का या कोई पेन गिरता है तो वो कहाँ जाता है? इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ, ठीक है। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स डाउन। जब भी कोई बॉल आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगी, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। Leaves and fruits fall to the ground when they get detached from the plant, and water in rivers flow downwards। So these are the examples of gravitational force. Next we'll see pressure। We'll talk about the how a force is spread over an area, and it is measure of how much force is acting on a certain area। प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करती है कि फोर्स जो है वो कैसे किसी एरिया पे स्प्रेड हो रहा है, और प्रेशर से हम ये मेज़र कर सकते हैं कि हाउ मच फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन एन सर्टेन एरिया। किसी सर्टेन एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उससे उसको भी हम प्रेशर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर हम प्रेशर को डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर क्या है? प्रेशर फोर्स है जो एक यूनिट एरिया पर एग्जर्ट हो रहा है। तो बाय दिस डेफिनेशन वी मेक द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, and pressure is denoted as small p, force is denoted as capital F, and area is capital A। So P is equal to F by A, and unit of pressure is Pascal, and it is denoted by capital P and small a। If the area is smaller, the pressure is more on the surface for the same force। दो सेम फोर्स अगर लगाया जा रहा हो और अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इससे पता लगा सकते हैं कि प्रेशर जो है वो फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एंड इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम, और अगर एरिया को आप घटाते हैं तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। आप एरिया को कम करके प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में आपने देख लिया है, तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे। अ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ऑन इट्स कटिंग एज, सो दैट हाई प्रेशर कैन बी एक्सर्टेड टू कट द ऑनियन। कोई भी शार्प नाइफ जो होता है उसका जो कटिंग एज होता है उसका सरफेस हम क्या कर देते हैं? रब करके बहुत ही स्मॉल कर देते हैं। तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत स्मॉल हो जाता है तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है और आसानी से चीज़ें कट जाती हैं। इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर आप ऑन surface of the ice so that the ice melts and allowing the ice skater to glide smoothly। सरफेस एरिया को आप क्या कर रहे हैं?
रिड्यूस करके प्रेशर को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं स्केटर्स जो आइस पर ग्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो हील्स हैं उसके थ्रू क्या किया गया है, सरफेस एरिया को कम कर दिया गया ताकि प्रेशर बढ़ा दिया जाए। और प्रेशर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि उस उतनी दूर की जो आइस होगी प्रेशर की वजह से मेल्ट हो जाएगी और आसानी से जो है वो स्केटर ग्लाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस नेल में आप देख सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द हेड ऑफ अ नेल द प्रेशर विल डिराइव इट्स शार्प एंड इनटू अ पीस ऑफ वुड ईजली। आप देखते हैं कि जो कोई नेल जिसका एज शार्प होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, इट गोज़ इनटू एनी सबस्टेंस, वो आसानी से वो कील अंदर चली जाती है। लेकिन जब भी कोई नेल का एंड ब्लंट होता है तो वो उस पर आप चाहे जितना भी फोर्स लगाइए इट विल नॉट गेट इनटू एनी सबस्टेंस। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एज शार्प होने की वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो थोड़ा भी आप फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होता है। ओके, तो दे आर प्रूविंग दैट रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रेशर। नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया, इसमें भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। The pressure under the studs is high enough for them to sink into the ground which gives extra grip. ये जो एथलीट्स होते हैं उनके जो शूज़ होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं स्टड्स लगे होते हैं। ये स्टड्स की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे उनको एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है ऑन द ग्राउंड सो दैट दे कैन रन ईजिली ड्यूरिंग द गेम। नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया, ये भी एक एग्जाम्पल है। Rally need very high pressure inside the tire because the narrow tires have a very small contact area with the icy road. इसमें भी स्मॉल आप इसमें आप देख सकते हैं कि इस कार की जो टायर है उसका सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया और प्रेशर इंक्रीज हो गया है। Reducing the pressure by increasing the area. Skis have a large area to reduce the pressure on the snow so that they do not sink in too far. यहाँ पर प्रेशर को रिड्यूस किया जा रहा है बाय इंक्रीजिंग द एरिया। जो स्केटर होते हैं ये इतना अपने जहाँ पर जिसमें वो अपने जिस चीज़ पर वो स्केटिंग करते हैं वहाँ पर आप वो अपने स्केट से क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। ठीक है, एरिया आप इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर घट जाएगा, तो जिससे वो उनके जो फुट होंगे वो सिंक नहीं होंगे, इससे वो आराम से स्काइज कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया, यहाँ पर भी देखिए इस फॉर्मूले को याद रख के आप समझ सकते हैं P इज़ इक्वल टू M बाई A। अगर एरिया को आप क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, एरिया को रिड्यूस, तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एरिया को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर अ ट्रैक्टर मूविंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड हैज़ वाइड टायर्स टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड सो दैट दे विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। सॉफ्ट ग्राउंड पे चलने वाले जो ट्रैक्टर होते हैं उनके पहिए का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है ताकि प्रेशर उन पे कम लगे और दे विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू एंड यू कैन solve it. Now which diagram shows the child exerting least pressure on the ground? कौन से डायग्राम में जो चाइल्ड है वो सबसे कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? So this is A and this is B, C and D. So with this formula you can easily understand that where there is the surface area is less, the pressure will be high. So it is asking least pressure, so where there will be the area will be more, the pressure will be least. So you can see here the pressure the area is the most, so the pressure will be least. So the B option is the correct one. Here also there is another problem. A brick with rectangular side rests on a table and this brick is now turned so that it rests on the table on its smallest face. So you will have to tell that
on which side the bricks exert more pressure. Yes. So you can understand that in this figure, the brick is kept on the table on wider side, and here it is having the small surface area, so the pressure will be more here. Now we'll talk about the liquid pressure. The pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as hydrostatic liquid pressure. किसी भी लिक्विड को जब हम किसी स्टेशनरी किसी भी लिक्विड को अगर हम कंटेनर में रख देते हैं और वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है मीन्स, तो उस लिक्विड की वजह से उस कंटेनर की वॉल पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी को हम हाइड्रोस्टैटिक या लिक्विड प्रेशर बोल सकते हैं. द लिक्विड पुशेस ऑन एवरी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट नो मैटर विच वे द सरफेस इज फेसिंग. वो लिक्विड जो होता है वो हर डायरेक्शन में एक ही अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करता है. Pressure exerted by liquids and gases. Liquid pressure on the bottom of the container doesn't depend on the area of the bottom. It acts perpendicular to the base. जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा है वो कंटेनर के सरफेस एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो प्रेशर जो है वो उसके परपेंडिकुलर बेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है. लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट. किसी भी कंटेनर में जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो डिपेंड करता है कॉलम ऑफ दैट लिक्विड. And liquid exerts sideway pressure. An external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted uniformly throughout the liquid. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर में ये जो वाटर कॉलम का जो हाइट है इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना होगा. ठीक है. प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ. जैसे जैसे हम पानी में डेप्थ गहराई में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि वाटर कॉलम क्या होता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे होल है उसमें प्रेशर से फ्लूइड सबसे दूर जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वाटर कॉलम का हाइट सबसे ज़्यादा है, और सबसे ऊपर वाले होल से जो प्रेशर है वो कम एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर वाटर का कॉलम कम है. प्रेशर डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. प्रेशर जो है वो लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है. कोई भी लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. जैसे कि ये ऑयल जो है वो वाटर से ज़्यादा डेंस होता है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा. प्रेशर डजन डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंटेनर. जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा है उस कंटेनर के शेप पर लिक्विड का प्रेशर डिपेंड नहीं करता है. नाउ विल टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारे चारों ओर का एयर हम किसी भी चीज़ पर या हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है, और ये प्रेशर वेट ऑफ एयर की वजह से होता है. द वेट ऑफ एन एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज़ एज लार्ज एज 1000 किलोग्राम. अगर हमने एक एयर कॉलम लिया उसमें 10 सेंटीमीटर का एरिया है, तो उस कॉलम की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, 1000 किलोग्राम का प्रेशर एक्सर्ट होगा. द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ एयर एनवेलोपिंग द अर्थ. आप जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये 1000 किलोमीटर अबव तक है, और इसका सरफेस एरिया जो है जो है उसमें टोटल मॉस 4.5 इंटू 10⁻18 kg है. द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड सो बैलेंसेज इट. हमारे चारों ओर जो एयर है वो हमारे ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट करती है, लेकिन हमें फील नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी सेम उतना ही प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट कर देता है. एयर प्रेशर को हम फील कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे. जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और इस वजह से हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है और नोज़ ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर का प्रेशर कम, तो इससे हमारी जो वेसल्स होती हैं वो
जो सेंसिटिव एंड सॉफ्ट वेसल्स होती हैं लाइक इन आवर नोज वो बर्स्ट हो जाती हैं और ब्लीडिंग होती है। एंड स्लोली एंड स्टीडली जब हम कुछ दिनों तक रहते हैं हाई एल्टीट्यूड पे तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। So that's all for this video. Thank you.